हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस फेमस स्टेटमेंट द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कम्प्रिहेंसिबल के बारे में आप क्या सोचते हो? तो इसका आंसर होगा कि आइंस्टाइन के कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया के लॉज ऑफ नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हैं और इसीलिए इस पूरे वर्ल्ड को एक ही टाइम पे समझना बहुत मुश्किल है, यानी ये इनकम्प्रिहेंसिबल है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स इस वर्ल्ड के लॉज और थ्योरीज को समझ सकते हैं और अपने एफर्ट से इसे कॉम्प्रिहेंसिबल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सभी फिजिकल थ्योरी स्टार्ट होते हैं एज अ हेरेसी और खत्म होते हैं एज अ डॉगमा। ऐसे ही किसी ग्रेट फिजिकल थ्योरी का एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ पे हेरेसी का मतलब है अनएक्सेप्टेड थ्योरी और डोगमा का मतलब है एक्सेप्टेड थ्योरी। कहने का मतलब ये है कि हर फिजिकल थ्योरी पहले अनएक्सेप्टेड होता है, फिर बाद में उन्हें प्रूव किया जाता है, फिर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि पहले अनएक्सेप्टेड था लेकिन उसके एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के बाद उसे एक्सेप्ट किया जाने लगा और वो डॉगमा बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर होगा इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और आज भी हैं जिन्हें सॉल्व किया गया है, यानी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूबल बनाया गया साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और न्यू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का नाम बताइए जो कि इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को रोक रहा है। तो इसका आंसर होगा इंडिया के यंगस्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति कम इंटरेस्ट होना, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स का होना, पैसे और फंड्स का कम होना। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखा, लेकिन माना जाता है कि वो होते हैं। तो कोई इंसान अगर कह दे कि घोस्ट को भी आज तक किसी ने नहीं देखा है, तो इसलिए घोस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इस स्टेटमेंट को कैसे गलत साबित करोगे? इसका सीधा सा आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूव है, लेकिन घोस्ट के होने का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं है, इसलिए घोस्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से ट्राई कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। वैसे मैं बता देता हूं कि इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि वेस्टर्न यूरोप और इंग्लैंड में पिछले 2 सेंचुरी से साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ज्यादा आया है। क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन इफेक्टिव है, वहाँ स्टीम इंजन का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा पहले हो गया था, रिसर्चेज में स्ट्रॉन्ग एफर्ट था और वहाँ अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कुछ ऐसे की नोट्स बताइए साइंस और टेक्नोलॉजीज के जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। तो इसका आंसर होगा टेलीकम्युनिकेशन का होना, अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होना, बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होना, मिसाइल्स और वेपन्स का मैन्युफैक्चर होना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मैन्युफैक्चर होना, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1000 वर्ड में एक फिक्शन लिखिए कि आने वाला 22nd सेंचुरी कैसा होगा। ये क्वेश्चन आपके थिंकिंग स्किल पे बेस्ड है, इसलिए आप इसका आंसर खुद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपने एक डिस्कवरी किया है, लेकिन उसके डिस्कवरी से ह्यूमन सोसाइटी को नुकसान पहुंचेगा, तो क्या आप अपने रिसर्च को दुनिया के सामने लाएंगे? तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा हाँ,
क्योंकि किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी का अच्छा और बुरा दोनों एस्पेक्ट हो सकता है और हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्मॉल पॉक्स डिजीज के खिलाफ वैक्सीनेशन। तो ये गुड इफेक्ट है। टीवीज पे इलिटरेसी अवेयरनेस और न्यूज का होना मास कम्युनिकेशन के लिए, तो ये भी गुड इफेक्ट है। बर्थ के पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन होना, ये बैड इफेक्ट है। वर्क इफिशियंसी बढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स का होना, ये गुड इफेक्ट है। अर्थ के ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट का लॉन्च करना, ये भी गुड इफेक्ट है। न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट होना, ये बैड इफेक्ट है। बायोलॉजिकल वॉर्स के लिए पावरफुल टेक्नोलॉजी और वेपन्स का होना, ये भी बैड इफेक्ट है। वाटर को प्योर करना, ये गुड इफेक्ट है। प्लास्टिक सर्जरी का होना, तो मेरे अकॉर्डिंग प्लास्टिक सर्जरी के गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दोनों हैं, इसलिए इसे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। किसी का क्लोन बनाना, ये बैड इफेक्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इंडिया में आज भी अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशियस में लोग बिलीव करते हैं, तो आप इन अंधविश्वास को कैसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सोसाइटी में एजुकेशन लेवल इंक्रीज करना और टीवीज, रेडियोस, न्यूज़पेपर में इन सुपरस्टिशंस के खिलाफ कैंपेन चलाना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि आज भी लोग वुमेन्स को मेंस से कम समझते हैं, तो लोगों के इस व्यू के खिलाफ कुछ साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट और ग्रेट वुमेन्स का एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर होगा मेंस और वुमेन्स दोनों का मेंटल एबिलिटी और वर्किंग एफिशिएंसी सेम होता है और साइंस इस बात को प्रूव भी कर चुका है। इसलिए मेंस और वुमेन्स दोनों इक्वल है। हमारे इतिहास में भी बहुत सारे वुमेन्स ने बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे कि मैरी क्यूरी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, पीटी उषा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कुछ ऐसे इक्वेशंस का नाम बताइए जो कि एक्सपेरिमेंट से नहीं रियली में प्रूव्ड हो। इसका आंसर कोई भी प्रूव्ड इक्वेशन हो सकता है, जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसका आंसर वो इक्वेशन नहीं हो सकता जो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुआ है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है, उसे बस एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया है, तो ऐसा इक्वेशन इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कुछ बड़े साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, बोर के बुक को पढ़ के बताइए कि क्या वो इस बात से एग्री थे कि प्रूव्ड इक्वेशन ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड इक्वेशन से। तो इसका आंसर लिख देना कि कुछ साइंटिस्ट इस बात से एग्री थे और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सब लोग ये मानते हैं कि साइंटिस्ट बोरिंग होते हैं, इस बात को गलत साबित करिए। तो इसका आंसर लिख देना कि साइंटिस्ट हार्ड वर्किंग और शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन वो लोग भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम करते हैं, इसलिए ये कहना गलत है कि वो बोरिंग नेचर के होते हैं। और इस बात के सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट के लिखे हुए बुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मिस्टर फेनमैन बाय फेनमैन और अ साइंटिस्ट कैन बी अ गुड लवर बाय उलर। तो स्टूडेंट्स, ये था फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।